हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी लेटेस्ट ज़ॉम्बी ड्रामा सीरीज जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी इतनी खौफनाक, इतनी सस्पेंस से भरी है कि आप रात को सोने से पहले 2 बार सोचेंगे कि कहीं कोई ज़ॉम्बी आपके पीछे तो नहीं। ये एक ऐसी सीरीज जो न सिर्फ ज़ॉम्बीज़ की भयानक दुनिया दिखाती है, बल्कि इंसानी लालच, विश्वासघात और हिम्मत की कहानी भी बयान करती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए डूब जाते हैं इस कहानी के अंधेरे जंगल में, जहाँ हर कदम पर खतरा और हर साये में डर छुपा है। एक माँ बेटी की जोड़ी गाड़ी में सवार होकर छोटे से कस्बे में नानी से मिलने जा रही थी, लेकिन रास्ते में ड्राइवर की थोड़ी सी लापरवाही से गाड़ी एक सड़क पार कर रहे शख्स को टक्कर मार देती है। लोग अभी इस शौक से उबर भी नहीं पाए थे कि वो घायल शख्स कांपते हुए उठ खड़ा हुआ, जोर से चीखा और ड्राइवर पर झपट पड़ा। आखिर माजरा क्या था, ये जानने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। इंडोनेशिया के किसी पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा कस्बा, जहाँ का मेयर काशी न्यूज चैनल वालों के सामने अपनी तारीफों के पुल बांध रहा था। उसने एक रिहैब सेंटर बनवाया था, जहाँ ढेर सारे बूढ़े और बेघर लोगों को रखा जाता था। काशी का प्लान था कि अगले साल वो देश का सांसद बनेगा और अपने बेटे को अगला मेयर बनवाएगा। लेकिन मजे की बात यह कि उसी वक्त उसकी लकड़ी की फैक्ट्री में मजदूर हड़ताल कर रहे थे, क्योंकि उन्हें 2 महीने से सैलरी नहीं मिली थी। फैक्ट्री का छोटा सा मैनेजर फिर से वादा करता है कि कल माल का पेमेंट आते ही सारी सैलरी दे दी जाएगी। सामने खड़ी मैकेनिक लड़की माया बस चुप हो जाती है, क्योंकि वो नौकरी खोना नहीं चाहती। घर में उसका छोटा भाई है, जिसे वो अकेले पाल रही है। स्कूल की फीस, किराया, रोजमर्रा का खर्चा, सब कुछ माया के कंधों पर है। लेकिन उसका भाई आदि कुछ ज्यादा ही बाकी है। उसे लगता है कि इस कस्बे में कोई भविष्य नहीं, क्योंकि यहाँ की सारी इंडस्ट्री को लालची मेयर ने अपने कब्जे में कर रखा है। माया से जोरदार झगड़ा करने के बाद आदि अपने दोस्त के साथ मिलकर लंबी दूरी की बस का टिकट खरीद लेता है। दोनों ने घर वालों से छुपकर सुबह सुबह बड़े शहर में मजदूरी करने का प्लान बनाया, लेकिन उनकी ये हरकत एक सैनिक की नजर में आ जाती है। उसी रात कुछ अनजान लोग उन्हें गली में घेर लेते हैं। आदि ने थोड़ा बहुत विरोध किया, लेकिन 2 जवान लड़के उन मोटे तगड़े गुंडों का क्या मुकाबला करते, जल्दी ही दोनों को बेहोश कर दिया जाता है। दरअसल ये गुंडे वही सैनिक थे जो दिन में बस स्टेशन पर तैनात थे। वो आदि और उसके दोस्त को एक ट्रक में ले जाते हैं, जिसमें पहले से कई मर्द बंद थे। सबके हाथों में लाल रंग का बैंड बंधा था। कुछ देर बाद ट्रक पहाड़ों में बने एक लकड़ी काटने के ठिकाने पर पहुंचता है। आदि और बाकियों को जबरदस्ती लकड़ी के जेल जैसे कमरे में ठूंस दिया जाता है। अगली सुबह एक गंजा आदमी जो बड़ा सा जूता पहने था ने आदि को लात मारकर जगाया और चिल्लाया, अब यही तुम्हारी जिंदगी है, काम करो और चुप रहो। आदि का दोस्त अभी समझ ही नहीं पाया था कि क्या हो रहा है। तभी एक दाढ़ी वाला आदमी आया और समझाने लगा, ये लोग कस्बे के बेघर लोगों को पकड़कर यहाँ गैर कानूनी लकड़ी कटवाते हैं। अगर तुम चुपचाप काम करो तो शायद जिंदा रह सको। काम करने वाले मजदूरों को देखकर आदि और उसका दोस्त डर गए, क्योंकि सबकी हालत बहुत खराब थी। दोनों ने सोचा कि अभी तो यही करना पड़ेगा, लेकिन मन में बगावत का आलम था। खाना खाते वक्त आदि ने दाढ़ी वाले से पूछा, क्या कोई भागने की कोशिश नहीं करता? दाढ़ी वाला बोला, 2 दिन पहले एक शख्स ने कोशिश की थी। रात में गार्ड के सोते वक्त लोहे की रेलिंग फांदकर भाग गया, लेकिन अभी वो ये बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि 2 मजदूरों ने गार्ड के सामने ही भागने की कोशिश की। वहां अफरा तफरी मच गई। दाढ़ी वाले ने मौका देखकर एक गार्ड को धक्का दे दिया, लेकिन उसका पैर चाकू से कट गया और उसके दोस्त ने दाढ़ी वाले को उठाया और जंगल की गहराई में भाग गए। गार्ड्स ने बंदूकें उठाई और पीछा किया, लेकिन पेड़ों के पीछे छुपे आदि और उसके दोस्त को नहीं देख पाए। दाढ़ी वाले की हालत खराब हो रही थी, खून बहता जा रहा था और वो चल भी नहीं पा रहा था। तभी उसकी नजर एक लाल रंग के अजीब से पौधे पर पड़ी। उसने बताया कि उसके दादाजी कहते थे कि ये फूल हर बीमारी ठीक कर सकता है। दाढ़ी वाले ने उस फूल को मसलकर अपने पैर पर लगाया, लेकिन दर्द से चीख पड़ा। आदि ने उसका मुंह दबा दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चीख सुनकर गार्ड्स वहां पहुंच गए और आदि दोस्त को फिर पकड़ लिया। आदि का दोस्त पास ही था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पेट में गोली लगने से वो जख्मी हो गया। हिम्मत दिखाते हुए वो गार्ड्स से बचकर भागा, लेकिन खून ज्यादा बहने से आखिरकार वो सड़क किनारे मर गया। वापस ठिकाने पर लाए गए आदि को रात में दाढ़ी वाले की सिहरन भरी आवाज ने जगा दिया। उसने देखा कि दाढ़ी वाले का जख्म सड़ चुका था। जैसे ही आदि कुछ पूछने गया, दाढ़ी वाला जमीन पर लौटने लगा और फिर अचानक उसकी आंखें पलट गईं। वो पूरी तरह शांत हो गया। आदि घबरा गया और चिल्लाने लगा कि कोई मर गया है। गार्ड लोसाहू ने आदि को डांटा और कहा, बेवजह शोर मत मचाओ। फिर वो दाढ़ी वाले को देखने गया, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा, दाढ़ी वाले ने अचानक उसका पैर काट लिया। गार्ड गुस्से में उसे लात मारने लगा, जब तक कि वो पूरी तरह चुप न हो गया। गार्ड ने आदि को सजा देने के लिए कहा कि वो दाढ़ी वाले की लाश को ठिकाने लगाए। कुछ लोग पिकअप गाड़ी लेकर जंगल में गए और आदि को बंदूक की नोक पर गड्ढा खोदने को कहा। आदि ने वैसा ही किया। सुबह होने तक उसने लाश को दफना दिया, लेकिन जब गाड़ी में बैठकर वापस जाने लगा, उसने देखा कि गड्ढे से एक हाथ बाहर निकला और कोई साये जैसा बाहर आ रहा था। गार्ड ने सोचा कि आदि फिर से कोई ड्रामा कर रहा है और चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। इधर माया अपने भाई आदि के रात भर घर ना लौटने से परेशान थी। उसने फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे खबर मिली कि नदी में एक लाश मिली है। माया दौड़कर वहां पहुंची, लेकिन पुलिस ने जगह सील कर दी थी। पास खड़े एक पत्रकार ने माया की बेचैनी देखी और बताया कि उसने लाश की फोटो खींची है। माया ने देखा कि वो आदि नहीं था, तो उसने राहत की सांस ली और पत्रकार को धन्यवाद दिया। पत्रकार का नाम रिसान था।
जो बड़े शहर से मेयर का इंटरव्यू लेने आया था, लेकिन उसे मेयर का ढोंगी चेहरा पसंद नहीं आया। उसने इंटरव्यू में मेयर से सवाल किया कि उनकी फैमिली ने 20 साल से कस्बे पर कब्जा कर रखा है। मेयर ने बहाने बनाकर इंटरव्यू देने से मना कर दिया। रिसान को अपने बॉस को कुछ ना कुछ खबर देनी थी, इसलिए वो कस्बे में इधर उधर घूमने लगा। उसने माया को अपना कार्ड दिया और कहा कि अगर कोई खबर मिले तो उसे जरूर बताएं। लेकिन माया का ध्यान कहीं और था। फैक्ट्री ने फिर से मजदूरों को धोखा दिया और सैलरी नहीं दी। मजदूर इतने गुस्से में थे कि फैक्ट्री को उलट देने को तैयार थे। मेयर का बेटा खुद आया और वादा किया कि सुबह तक सारी सैलरी दे दी जाएगी, लेकिन पीठ पीछे उसने मैनेजर को डांटा और कहा कि सिर्फ आधी सैलरी दो और जो बवाल करे उसे गायब कर दो। जैसा मेयर के बेटे ने कहा वैसा ही हुआ। मजदूरों को आधी सैलरी मिली और वो गुस्से से आग बबूला हो गए। एक सीनियर मजदूर औरत, जिसे सब दीदी कहते थे, ने सबको शांत किया और वादा किया कि वो सबके लिए इंसाफ लाएगी। लेकिन मैनेजर के एक चमचे ने ये बात सुन ली और रात को दीदी को गाड़ी में किडनैप कर लिया। माया को इस बात की खबर नहीं थी। वो अस्पताल की तरफ भागी क्योंकि किसी ने आदि के दोस्त की लाश देखी थी। दोनों एक साथ गायब हुए थे तो माया को डर था कि आदि की हालत भी अच्छी नहीं होगी। उसने पुलिस को सब बताया, लेकिन पुलिस ने टाल मटोल किया। माया ने रिसान से मदद मांगी, जिससे उसकी एक बार मुलाकात हुई थी। रिसान को भी कस्बे में कुछ गड़बड़ लग रहा था। कुछ ही दिनों में 2 लोगों की मौत हो चुकी थी और दोनों के हाथों में लाल रंग का बैंड था। उसने नोटिस किया कि मेयर के रिहैब सेंटर में भी लोग बैंड पहनते थे, बस उनका रंग अलग था। उधर पहाड़ों में बने लकड़ी के ठिकाने पर आदि को फिर से गार्ड ने लात मारकर जगाया। कल की घटना के बाद वो थोड़ा डर गया था। उसने देखा कि गाड़ी में 2 और लाशें थीं जो कल भागने की कोशिश करने वाले मजदूरों की थीं। आदि ने गौर किया कि गार्ड लोसाहू की हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसके दाहिने पैर की पैंट पर खून के दाग थे, जहां दाढ़ी वाले ने उसे काटा था। आदि ने चुपके से देखा कि लोसाहू ने अपनी पैंट ऊपर की तो एक गहरा घाव दिखा। आदि का दिल धक से रह गया। तभी कुछ गार्ड आए और चिल्लाए कि दफनाया गया दाढ़ी वाला गायब है। आदि को यकीन हो गया कि दाढ़ी वाला ज़ॉम्बी बनकर भाग गया है और लोसाहू को भी उसने काटा था, तो वो भी ज़ॉम्बी बन सकता है। लोसाहू को गुस्सा आया और उसने आदि को मुक्का मार दिया। बाकी गार्ड्स ने झगड़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन गार्ड कैप्टन ने कहा दोनों को लड़ने दो, मजा आएगा। आदि और लोसाहू ने जमकर एक दूसरे को पीटा, लेकिन आखिर में दोनों बराबर रहे। कैप्टन को लोसाहू बेकार लगा। उसने गुस्से में आदि को बेहोश करके जेल में डाल दिया। रात को आदि जेल में उठा और उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने देखा कि लोसाहू की हालत और खराब हो गई थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो कांप रहा था। जैसे ही लोसाहू ने आदि को देखा, वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन रास्ते में एक और गार्ड ने उसे रोक लिया। लोसाहू ने गुस्से में अपने साथी को बेहोश कर दिया और जेल की तरफ बढ़ा। आदि को लगा कि लोसाहू अब ज़ॉम्बी बनने वाला है। उसने जेल में बंद बाकी मजदूरों को चिल्लाकर बताया। लोसाहू ने जेल का लकड़ी का दरवाजा तोड़ दिया और एक मजदूर को चाकू मार दिया। बाकी मजदूर डर के मारे भागने लगे। इस शोर ने बाकी गार्ड्स को जगा दिया, जिन्होंने देखा कि लोसाहू जमीन पर पड़ा है। जैसे ही एक गार्ड लोसाहू के पास गया, वो अचानक उठा और उस पर झपट पड़ा। अब वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था और अपने आसपास के लोगों पर हमला करने लगा। जिस गार्ड को उसने काटा, वो भी ज़ॉम्बी बन गया। मजदूरों ने डर के मारे खुद को जेल में बंद कर लिया, जो अब सबसे सुरक्षित जगह थी। आदि कुछ कर नहीं पा रहा था, बस देख रहा था कि गार्ड्स ज़ॉम्बीज से लड़ रहे हैं। गोलियां ज़ॉम्बीज पर असर नहीं कर रही थी, लेकिन गार्ड्स की तादाद ज्यादा थी, तो वो ज़ॉम्बीज को काबू कर रहे थे। आदि ने मौका देखकर 2 ज़ॉम्बीज को मार डाला, लेकिन थकान की वजह से वो भी बेहोश हो गया। जब आदि को होश आया तो ठिकाने का बवाल शांत हो चुका था। गार्ड कैप्टन ने आदि से पूछा कि उसे ज़ॉम्बीज के बारे में और क्या पता है। आदि ने बताया कि ज़ॉम्बी का कमजोर पॉइंट उनका सिर है, और ये भी कि लोसाहू को पैर में काटने के बाद उसे ज़ॉम्बी बनने में 1 दिन लगा, लेकिन जिन्हें गले में काटा गया वो तुरंत ज़ॉम्बी बन गए। कल के बवाल में 10 गार्ड्स मर चुके थे। कैप्टन ने यह बात मेयर को बताई, जिसे सुनकर मेयर तुरंत ठिकाने पर पहुंचा। उसने अपनी बंदूक से ज़ॉम्बीज को खत्म किया और कैप्टन को सख्त हिदायत दी कि यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना वायरस कस्बे में फैल जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि वायरस पहले ही फैल चुका था। वो माँ बेटी जो गाड़ी में थी, उन्होंने जो आदमी टक्कर मारी थी वो दाढ़ी वाला ज़ॉम्बी था। ड्राइवर को उसने काट लिया, जिससे वो जमीन पर गिर गया। माँ ने अपनी बेटी की बात ना मानी और ड्राइवर को देखने गई, लेकिन ज़ॉम्बी ने उस पर भी हमला कर दिया। ड्राइवर किसी तरह भाग निकला, लेकिन छोटी सी लड़की ने अपनी माँ को देखने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। ज़ॉम्बी उसकी तरफ झपटा, लेकिन लड़की ने अपनी लंबी टांगों से उसे रोका और दूसरी तरफ से भाग निकली। लड़की ने ज़ॉम्बी को गाड़ी में बंद कर दिया और अपनी माँ को लेकर जंगल में भागी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी माँ कांपने लगी और उसकी आंखें सफेद हो गईं। वो भी ज़ॉम्बी बन गई और अपनी बेटी पर झपटी लड़की ने माँ को धक्का देकर भागने की कोशिश की, लेकिन माँ ने फिर हमला किया और गलती से उसका सिर पेड़ में जा फंसा। लड़की डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन गाड़ी में बंद ज़ॉम्बी ने खिड़की तोड़कर बाहर निकल लिया। वो गंध सूंघते हुए पहाड़ी गांव में पहुंच गया, जहां के लोग बिना किसी तैयारी के ज़ॉम्बी बन गए। उधर छोटी लड़की ने अपनी मां की लाश को ठीक किया और मदद के लिए चिल्लाते हुए पहाड़ से नीचे की ओर चली। सुबह होने तक वो उस गांव में पहुंची, लेकिन वहां चारों तरफ खूंखार ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे। एक छोटी सी लड़की गलती से ज़ॉम्बी गांव में फंस गई। वो ना डरी ना घबराई,
बल्कि जमीन पर पड़ा कुदाल उठाया और जॉम्बी को काट डाला, लेकिन दोनों तरफ से। और जॉम्बी आ रहे थे। वो कांपते हुए आगे बढ़ी और अपनी कटार चलाती रही। एक मोड़ पर उसने फुर्ती से एक मुर्गी खाने में छुपकर अपनी गंध छुपाई। बदबू ने उसे बचा लिया। तभी दूर से किसी की चीख सुनाई दी, जिसने सारे जॉम्बीज को उस तरफ खींच लिया। ये गांव अब पूरी तरह जॉम्बीज के कब्जे में था, लेकिन मेयर काशी को अभी भी लग रहा था कि उसने वायरस को रोक लिया है। उधर आदि ने जेल में बंद मजदूरों को बताया कि जॉम्बी की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि कोने में एक मजदूर का हाथ खून से सना था। शाम होते होते जेल में से दर्द भरी सिसकियां सुनाई दी। आदि को यह आवाज जानी पहचानी लगी। उसने देखा कि घायल मजदूर चीखते हुए पास के शख्स पर झपटा। सब समझ गए कि वो जॉम्बी बन गया है, लेकिन जेल में भागने की कोई जगह नहीं थी। बाहर के गार्ड्स ने शोर सुना और जेल खोल दी। उन्हें लगा कि जॉम्बी को मार देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भागने वालों में कुछ और लोग भी वायरस ले जा रहे थे। इस तरह जॉम्बीज की तादाद बढ़ती गई। कोई नहीं जानता था कि अगले पल उसका दोस्त जॉम्बी बन जाएगा या नहीं। कुछ संक्रमित लोग जेल से भाग निकले और लकड़ी का ठिकाना नरक बन गया। आदि का मन टूट चुका था। यह खतरा कल से कहीं ज्यादा बड़ा था। क्या वो बच पाएगा? उधर माया को नहीं पता था कि उसका भाई इतने बड़े संकट में है। वो सोच रही थी कि दीदी आज काम पर क्यों नहीं आई, जिसने वादा किया था कि वो सबके लिए इंसाफ लाएगी। कुछ गर्म मिजाज मजदूरों को लगा कि दीदी डर गई, तो वो सीधे मैनेजर के पास गए। मैनेजर ने कहा, पसंद नहीं तो निकल लो, बाहर सस्ते मजदूर भरे पड़े हैं। माया नहीं चाहती थी कि सब बेरोजगार हो जाएं, इसलिए उसने कहा कि दीदी के आने का इंतजार करो। मैनेजर ने मजदूरों को चुप करा दिया, लेकिन मेयर का बेटा कादान अपने पिता के सामने अच्छा बनना चाहता था। वो फैक्ट्री पहुंचा और मजदूरों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन सब जानते थे कि वो भी झूठ बोलता है। गुस्सा फिर भड़क गया और लोग आपस में भिड़ गए। इस बवाल में एक मजदूर गलती से चलती मशीन के ब्लेड में गिर गया और उसकी मौत हो गई। मेयर का बेटा पत्रकारों के सामने बोला कि मजदूरों की सेफ्टी उनकी पहली प्राथमिकता है और यह हादसा कुछ बवाल करने वालों की वजह से हुआ। माया को उसकी बातें बर्दाश्त नहीं हुई और उसने कादान को पीट दिया, लेकिन बाद में माया को पछतावा हुआ, क्योंकि रिसान ने बताया कि कादान उस पर हमला करने का केस करने वाला है। रिसान ने कहा कि हिंसा से कुछ नहीं होगा, बल्कि सबूत इकट्ठा करके कानूनी रास्ता अपनाना होगा। उसने अपनी कैमरा निकाला और बताया कि उसके पास मेयर के गलत कामों के सबूत हैं। रिसान ने देखा था कि मरने वालों के हाथों में लाल रंग का बैंड था और मेयर के रिहैब सेंटर से इसका कुछ कनेक्शन है। वो इंटरव्यू के बहाने सेंटर गई, जहां एक नर्स ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन रिसान ने चालाकी से नर्स को बातों में उलझाया और पूछा कि नीले और पीले बैंड का क्या मतलब है। नर्स ने बताया कि नीला बैंड मानसिक रोगियों के लिए और पीला बेघर लोगों के लिए है, लेकिन लाल बैंड के बारे में उसने साफ मना कर दिया। रिसान ने बहाना बनाकर टॉयलेट जाने का नाटक किया और चुपके से सेंटर के एक गलियारे में पहुंची, जहां उसने देखा कि लाल बैंड वाले दो युवकों को जबरदस्ती गाड़ी में ठूंसा जा रहा था। उसने फोटो खींच ली, लेकिन नर्स ने उसे पकड़ लिया। रिसान की पत्रकार वाली पहचान की वजह से उसे कुछ नहीं किया गया। मेयर के बॉडीगार्ड ने रिसान की हिस्ट्री चेक की और पता चला कि वो 4 साल में 12 मीडिया हाउस से निकाली जा चुकी है। रिसान ने बताया कि उसने एक भ्रष्ट अफसर को जेल भिजवाया था। मेयर को लगा कि रिसान को मारना ठीक नहीं, तो उसने पैसे ऑफर किए कि वो मेयर का अच्छा इंटरव्यू करे और कस्बा छोड़ दे। रिसान ने पैसे लेने से मना किया, लेकिन इंटरव्यू के लिए हाँ कर दी। रिहैब सेंटर से निकलकर रिसान अस्पताल में माया से मिली। उसने अंदाजा लगाया कि माया का भाई शायद रिहैब सेंटर ने पकड़ लिया है। रिसान ने और जांच करने का फैसला किया ताकि मेयर के और राज खुल सके। इधर कादान को माया से पिटाई की वजह से गुस्सा था। उसने अपने मैनेजर को थप्पड़ मारा और दीदी को मार डाला, क्योंकि उसे लगा कि वही बवाल कर रही थी। उसी रात पुलिस ने माया और बाकी बवाल करने वाले मजदूरों को पकड़ लिया। मेयर और उसके बेटे का कस्बे पर पूरा कंट्रोल था और मजदूरों का बुरा हाल होने वाला था। रात में रिसान चुपके से रिहैब सेंटर पहुंची और उस गलियारे में गई, जहां उसने लाल बैंड वाले युवकों को गाड़ी में ले जाते देखा था। उसने देखा कि कुछ पुलिस वाले भी इसमें शामिल थे। रिसान ने फोटो खींच ली और गाड़ी के पीछे अपनी स्कूटी से गई। रास्ते में एक और गाड़ी आई तो वो जंगल में छुप गई। सुबह होने तक वो लकड़ी के ठिकाने पर पहुंची। वहां का माहौल उसे अजीब लगा। लोग पागलों की तरह एक दूसरे पर झपट रहे थे। रिसान ने फोन छुपाया और भागने लगी। एक जंबी उसका पीछा कर रहा था। तभी कोई आया और उसे बचा लिया। रिसान ने देखा कि वो आदि था, जिसकी फोटो उसने माया के फोन में देखी थी। आदि ने रिसान को लेकर भागना शुरू किया। कुछ मजदूर पहले ही भागकर नाले में छुप गए थे। आदि और रिसान भी वहां पहुंचे और बच गए। रिसान को याद आया कि उसकी स्कूटी ठिकाने के गेट पर है, लेकिन आदि ने कहा कि उसे छोड़ दो। उसे पता चला कि माया उसकी गुमशुदगी से परेशान है, तो वो तुरंत कस्बे लौटना चाहता था। सुबह होते होते दोनों सड़क पर पहुंचे, जहां एक गाड़ी खड़ी थी जिसके सामने खून के दाग थे, लेकिन कोई नहीं था। रिसान ने गाड़ी चलाने की कोशिश की, लेकिन चाबी नहीं मिली। तभी 2 जंबीज सामने आए। आदि ने रिसान को चिल्लाकर कहा कि वो जंबीज को दूर ले जाएगा। रिसान ने हिम्मत दिखाई और एक जंबी को मार डाला। आखिरकार गाड़ी स्टार्ट हुई और उसने बाकी जंबी टक्कर मार दी। रिसान को लगा कि उसने किसी को मार दिया, लेकिन आदि ने कहा, जंबी इंसान थोड़े हैं। दोनों हंस पड़े और शाम तक आधे पहाड़ी गांव में पहुंचे। वो वहां रात रुकना चाहते थे, लेकिन गलती से जंबीज के बीच फंस गए। दोनों इधर उधर भागे और एक कमरे में छुप गए, लेकिन जंबी ने दरवाजा तोड़ दिया। तभी एक लड़की आई और जंबी को मार डाला। आदि ने पूछा तो पता चला कि उसका नाम एला है, जो अपनी नानी से तलवारबाजी सीख चुकी थी।
लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत थी और फोन में सिग्नल भी नहीं था। एला पिछले एक दिन से वहां फंसी थी। आदि ने कहा कि उसे अपनी बहन माया से मिलना है। एला ने उसे हिम्मत दी। अगली सुबह रिसान की हरकत से आदि जाग गया। रिसान को एक आइडिया आया कि वो कागज के डिब्बों से अपने शरीर को ढक लें ताकि जम्बी काट ना सके। तीनों की ताकत से वो जम्बीज के घेरे को तोड़ सकते थे। आदि ने एला के लिए एक लंबा ब्लेड बनाया। सब तैयार होकर रिसान ने दरवाजा खोला, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बाहर ढेर सारे जम्बी इंतजार कर रहे थे और माया का कस्बा भी अब जॉम्बीज के कब्जे में जाने वाला था। तीनों चुपके से कमरे से निकले। सामने एक खूंखार जॉम्बी दिखा। नाजुक सी एला ने तलवार उठाई और उसकी गर्दन में छेद कर दिया, लेकिन इस शोर ने पास के जॉम्बीज को बुला लिया। एला ने एक एक करके कई जॉम्बीज को काट डाला। रिसान गाड़ी में घुसी, लेकिन चाबी गायब थी और जॉम्बीज की भीड़ बढ़ती जा रही थी। रिसान ने घबराहट में एक पुराना 3 व्हीलर देखा, लेकिन उसे स्टार्ट होने में वक्त लग रहा था। आदि ने लकड़ी के टुकड़े से जॉम्बीज को रोका और एला ने पीछे से तलवार चलाई। आखिरकार 3 व्हीलर चला और दोनों उसमें कूद पड़े। गाड़ी पुरानी थी, लेकिन स्पीड में कोई कमी नहीं थी। ज़ॉम्बीज को पीछे छोड़ते हुए आदि ने गाड़ी में ढेर सारे दुर्गंध वाले फल देखे, लेकिन खुश होने से पहले सामने और ज़ॉम्बी दिखे। रिसान ने दांत भींचकर गाड़ी उनकी तरफ दौड़ाई, तभी पीछे से और ज़ॉम्बी निकल आए। तीनों चिल्लाए, स्पीड बढ़ाओ। आदि ने एला के साथ मिलकर दुर्गंध वाले फल ज़ॉम्बीज पर फेंके। हैरानी की बात थी कि ज़ॉम्बीज उनकी गंध से भटक गए और आपस में उलझने लगे। रिसान ने चिल्लाकर कहा, पकड़ो टाइट, और गाड़ी को सीधे ज़ॉम्बीज पर चढ़ा दिया। आदि खुशी से चिल्लाया, अब बहन से मिलने का वक्त आ गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि माया का कस्बा तबाही के कगार पर था। आखिर ये ज़ॉम्बी वायरस फैला कैसे? क्या ये सब मेयर की लालच और साजिश का नतीजा है? क्या आदि अपनी बहन माया से जिंदा मिल पाएगा, या दोनों का सामना होगा खौफनाक मौत से? और सबसे बड़ा सवाल, इस तबाही में क्या इंसानियत का कोई भविष्य बचा भी है, या ये दुनिया अब सिर्फ ज़ॉम्बीज की हो जाएगी? नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लें।